दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आ रहे थे कि एफसीएनआर-बी के ऊपर जो विवाद चल रहा है इस पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि तथ्य क्या है। और ये जान के खुशी होती है दोस्तों कि आपकी तरफ से जब इस तरह की रिक्वेस्ट आती है, इसका मतलब आप इस चैनल पे बहुत भरोसा करते हैं और आपको जिस तरह का हम तथ्यों के आधार पे एनालिसिस दिखाते हैं और देते हैं, ये बाकी जगह आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलता। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें उस हर व्यक्ति और उस विद्यार्थी के साथ जो इकोनॉमी और पैसे से संबंधित कोई भी इंटरेस्ट रखता हो। तो दोस्तों आज की चर्चा की शुरुआत है एफसीएनआर, जिसको हम फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, जो पूरा इसका एब्रीविएशन है, उसका मतलब ये है। ये जो भारत सरकार ने लॉन्च किया, इसकी पहले भूमिका समझ लेते हैं। भूमिका ये है दोस्तों कि थोड़े समय पहले आपने मेरे चैनल पे देखा होगा और भारत सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे थे कि डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। ये तब होता है जब डॉलर की शॉर्टेज होती है और डिमांड ज्यादा होती है। तो भारत को डॉलर लाने के दो तीन तरीके हैं, या तो एफडीआई भारत आए, या हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, और या फिर हम किसी से उधार लाएं। एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, स्थितियां गंभीर हैं। तो एक ही रास्ता बचता था कि उधार लें। अब उधार किससे लें? उधार हमने सोचा कि जो हमारे एनआरआई साथी, हमारे अपने भाई बंधु जो विदेश में रहते हैं, जिनके पास डॉलर है, हम उनसे कहते हैं कि आप डॉलर भारत के बैंकों में ट्रांसफर करिए, हम बदले में आपको ब्याज देंगे और जब भी आपको पैसा चाहिए होगा आप वापस ले जा सकते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस में वो पैसा वापस करें। तो पहले हम समझते हैं कि ये जरूरत क्यों पड़ी एक ग्राफ के माध्यम से। ये देखिए, पिछले एक साल में जो रुपए है वो करीब 10% डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। और जैसे ही डॉलर आने लगा, आपने देखा कि रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ने लगी। यहां हुआ था जब ईरान वॉर के ऊपर पॉज हुआ था, ये कहा था कि सब अब युद्ध विराम हो गया। तब क्योंकि तेल के दाम तेजी से गिरे थे तो डॉलर की डिमांड कम हुई थी, तो फिर रुपया मजबूत होना शुरू हुआ था। अब एफसीएनआर में होता क्या है कि ये अकाउंट है नॉन रेजिडेंट इंडियंस का, पर्सन ऑफ ओरिजिन ओवरसीज इंडियंस का, जो भारत के बैंकों में अपना विदेशी पैसा रख सकते हैं। बैंक भारत का, विदेशी मुद्रा के रूप में आप भारत के बैंकों में पैसा रख सकते हैं। ये इसलिए कि अगर कभी भारत को जरूरत पड़े तो आप भारतीय बैंकों से पैसा ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और बदले में जब उनको रेमिटेंस चाहिए होगा या वापस वो निकालना चाहे तो उनको उसी करेंसी में मिल जाए। 5 जून को भारत सरकार ने फैसला लिया और 8 जून से ये स्कीम चालू हुई। इसके मुख्य मुद्दे क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये स्कीम थी कि अगर आप भारत के बैंकों में पैसा डाल रहे हो तो एक साल का अगर आप लॉक इन पीरियड आपको कम से कम करना है, 3 से 5 साल की ये स्कीम है। इस दौरान आपको 6 से 7.5% डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, आपको विदेशी मुद्रा जो आप डिपॉजिट करेंगे उस पर ब्याज मिलेगा। आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ना ब्याज पे ना मूलधन पे। और जो खतरा डिवैल्यूएशन का है कि अगर मान लीजिए आज 95 रुपए का डॉलर बनता है, कल को ये 110 हो जाता है, आपको टेंशन नहीं करना है। भारत सरकार आपको डॉलर लिया है तो डॉलर ही वापस करेगी, चाहे वो डॉलर की कीमत कुछ भी हो। इसके अलावा ये सब होने से क्या हुआ कि 52 बिलियन डॉलर बहुत तेजी से 1-1.5 महीने में ही भारत में आ गए। अब अचानक भारत सरकार को यह लगा कि हमें तो 30-40 बिलियन डॉलर चाहिए थे, तो ऑलरेडी 50 पार कर गए। स्कीम थी 30 सितंबर की, अगर हमने इसको 30 सितंबर तक जारी रखा तो हो सकता है 100 बिलियन डॉलर से ऊपर आ जाए। हम इतने पैसे का क्या करेंगे? ये टेंशन अब भारत सरकार को सताने लगा। पहले डॉलर कम था, अब लग रहा है कि सरप्लस हो गया। अब ये दूसरी दुविधा खड़ी हो गई। इसको आप कंपेयर करिए भारत में जो एनपीएज हुई थी कंपनियां उनसे। भारत में जितनी बड़ी कंपनियां एनपीएज हुई थी, उनकी समस्या ये थी कि जितना पैसा उनको चाहिए था उससे जरूरत से ज्यादा उन्होंने उधार बैंकों से ले लिया और फिर चुका नहीं पाए। जब चुका नहीं पाए तो क्या हुआ?
बैंकों ने कहा कि हम आपको दिवालिया घोषित करते हैं और आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो जब्त करके हम कुर्की करेंगे और वसूली करेंगे। ये स्थिति रही थी भारत में एनपीए की, क्योंकि लोगों को लगा कि जितना पैसा जरूरत है उठाओ, जितना उठा सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना सुविधा होगी। लोग ये भूल जाते हैं कि जितना आप उधार लेते हो उतनी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि उधार लेके जिंदगी मत जियो, नहीं तो पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। ये बात हम लोग भूल जाते हैं और ये गलतियां कर बैठते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब भारत सरकार ने इतना पैसा लिया तो असर क्या हुआ? रुपया निश्चित रूप से मजबूत होने लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत सरकार का जो एजेंडा था वो तो क्लियर हो गया। अब मुद्दा दूसरा शुरू हो गया। अगर हम इसको कहें कि साहब ये सक्सेस था या फेलियर, निश्चित रूप से सक्सेस था, क्योंकि भारत सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा आ जाएगा, लेकिन अब पैसा आ गया। अब जब ये सक्सेस हो गई तो अब बेनिफिट क्या हुआ भारत को? आपको लिक्विडिटी मिल गई फॉरेन करेंसी में। आपकी जो एक्सटर्नल पोजीशन थी, पेट्रोल खरीदना है, खाने का तेल खरीदना, आपके पास डॉलर है, जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। जो इमीडिएट रुपए पे प्रेशर था, ये लग रहा था कि रुपया 100 के पार चला जाएगा, अब उसमें ठहराव आ गया, 95-96 के आसपास चल रहा है। और इमीडिएट जो प्रेशर था वो घटने के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस था भारत में कि जो हमारे विदेशी मुद्रा पे हमने जो लोन ले रखे थे उसमें जो ब्याज देना था, क्योंकि डिवेल्युएशन होता तो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही थी उसको भी हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। और कुल मिला के स्थिति ये है कि एक चीज जो भारत सरकार को लगी कि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो एक चीज तो टेस्ट होगी कि भारतीयों के पास जो विदेश में रह रहे हैं इतना पैसा है कि भारत की फॉरेन एक्सचेंज की जरूरतों को वो पूरा कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज इस पूरे सिचुएशन से आया, तो यहां तक तो तसल्ली थी। लेकिन अब टेंशन बढ़ना शुरू हो गया कि हमें चाहिए था 30-40, आ गया $50 बिलियन, अब हम इसका क्या करेंगे? क्योंकि आज जो हमें लिक्विडिटी मिल रही है वो कल हमारी लिक्विडिटी से लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वापस भी तो करना है। और वापस करना है क्या सोच के? ब्याज भी देना है 6 से 7.5%, उस पर टैक्स भी नहीं ले सकते। और सबसे बड़ा खतरा, इस साल रुपया गिरा है 10%। आप पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। मैंने अपने ही चैनल पे वीडियो बनाया है। एक चैनल का मेरे वीडियो का टाइटल है कि रुपया 100 कब पार करेगा। अब देखिए उसको, डिटेल्ड एनालिसिस है उसमें। 25 साल का अनुभव ये कहता है कि हर साल रुपया 3.5% गिरा है। तो 3.5% डिवैल्यूएशन और 6 से 7.5% की ब्याज, आप ये समझ लीजिए कि 8 से 11% डॉलर वैल्यू पे आपको इनकम हो रही है, वो भी टैक्स फ्री। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? अगर आप इसको इस मामले में देखें तो ये स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न आज मिल रहा है उससे ज्यादा है। इसीलिए भारत के जितने एनआरआईज बाहर बैठे थे जिनके पास डॉलर था, उन्होंने दबा के पैसा भारत सरकार को दिया। भारत सरकार के लिए अब समस्या खड़ी हो गई। इसीलिए जब तक एफडीआई नहीं आएगा या एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है डॉलर, ये उधार है, ये वापस करना। तो टेंशन ये है। तो आज जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो इतनी हो गई कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बैंकों के पास पैसा इकट्ठा हो गया, उनको ब्याज देना है, और ब्याज देने के लिए जब तक वो पैसे को डिप्लॉय नहीं करेंगे, खुद ब्याज नहीं कमाएंगे, तो आगे कैसे देंगे? और इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास हो गया सरप्लस पैसा। अब सरप्लस पैसे को खपाने के लिए या तो आपको ब्याज दरें घटानी पड़ेंगी या जो मांग रहा है उसको देना पड़ेगा। अब इससे 2-3 समस्याएं होंगी। एक तो बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। जो लोग नॉन सीरियस है, आपने उनको भी पैसा दिया तो एनपीएस बढ़ेंगे, उनके घाटे बढ़ेंगे, बाजार की कंडीशन खराब होगी, मॉनेटरी पॉलिसी खराब होगी, और ओवरऑल इकोनॉमी में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉथ क्रिएट हो जाएगी, एक तरह से बबल क्रिएट हो जाएगा, जो किसी भी समाज के लिए और सोसाइटी के लिए घातक है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको कंट्रोल करना पड़े। एक तो मुद्दा ये हो गया लिक्विडिटी का। दूसरी चुनौती है मैच्योरिटी की। अब पैसा तो ले लिया, अब वापस करना है। मान लीजिए 2 साल बाद भी किया, अगर रुपया मान लीजिए, हाँ, तो 1 साल में 10% गिरा है। अगर मान लीजिए
अगले 2 साल में 10% गिरता है, क्योंकि 7% तो वैसे ही गिर रहा है, 25 साल का इतिहास है। जिस तरह से हालात हैं दुनिया के, उसमें स्थिति और बिगड़ सकती है। तो मान लीजिए 10% गिरा, अब जो रुपया आपने 95 रुपए में डॉलर लिया था, अब उस डॉलर को खरीद के वापस देना है। हो सकता है आपको 105 रुपए में डॉलर खरीदना है, फिर उस पे 6% आपको ब्याज देना है, मतलब 6 रुपए आप और जोड़ दीजिए 100 में, तो कितना हुआ? 100 प्लस 6, 111। अब स्थिति यह है कि जहां आपने 95 रुपए का डॉलर लिया, अब आपको 110 रुपए में डॉलर खरीद के वापस करना पड़ रहा है। पर डॉलर 15 रुपए का महंगा आपको खरीदना पड़ रहा है। और यह बात 1-2 डॉलर की नहीं है, बात है 50 बिलियन डॉलर की, 52 बिलियन डॉलर की। और अभी तो 30-31 अगस्त आने में टाइम है, हो सकता है 60-70 भी पहुंच जाए। ऐसी स्थिति के अंदर भारत सरकार के लिए समस्या ये हो गई कि ये चुकाया कैसे जाएगा। इसीलिए मैच्योरिटी की समस्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक हो जाए, ईरान वॉर बंद हो जाए, यूक्रेन बंद हो जाए, दुनिया की महंगाई कम हो जाए, तेल सस्ता हो जाए, उस चक्कर में भारत में एफडीआई आ जाए, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, सब जैसा एक अच्छे देश के लिए होना चाहिए था, सब हो जाए, तो हम इस झटके को झेल लेंगे। अगर नहीं हुआ, और जब तक ट्रंप साहब है चैन से, तो वो भी नहीं बैठेंगे, तो अगले 2 साल आपके लिए टेंशन भरे हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको रोल ओवर करना पड़ेगा या रीफाइनेंसिंग करना पड़ेगा डॉलर का, तो जो आपने फायदे के लिए आज डॉलर उठाए, वो आपके लिए लायबिलिटी बन गई। ये खतरा आरबीआई और भारत सरकार को समझ में आ गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि और खतरा ना बढ़े, तो जो 30 सितंबर की स्कीम थी, कहा कि भाई हम इसको 31 अगस्त को ही खत्म कर रहे हैं, हमें और डॉलर नहीं चाहिए, क्योंकि जितना चाहिए था वो हमारे पास आ चुका। इसका मतलब अभी जो हमारे पास क्राइसिस था, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था, रुपया गिर रहा था, फिलहाल तो हमने उसको रोक लिया। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं, ये फर्स्ट एड है, टेम्परेरी फिक्सचर है, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि क्या आप ये कहेंगे कि जो FCNR है, ये स्कीम सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई? अब ये सवाल थोड़ा सा, ये पूरी भूमिका में अगर आप देखेंगे तो ये सवाल थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। तो नया सवाल क्या बनता है? At what point does additional foreign exchange liquidity stop strengthening India's foreign exchange policy? अब ये जानना जरूरी है कि स्कीम सही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी फॉरेन एक्सचेंज भारत को चाहिए थी और वो कैसे आती? अगर 20 चाहिए थी, 30 चाहिए थी, तो हमने 50 क्यों मंगा ली? इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए था? अब सोचने की बात यहां पे आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सक्सेस या फेलियर, ये डिपेंड करता है। अगर हम इसको देखें एज ए इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। लेकिन अगर ये परमानेंट लायबिलिटी बन गई तो खतरनाक, क्योंकि फिर आप पैसा कहां से लाओ? अगर आपने इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं सुधारा, तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। इसीलिए अब सवाल इस बात का है कि हमने जो डॉलर कमाया है, ये हमने उधार का लिया है, कमाया नहीं। अब हमें डॉलर कमाना पड़ेगा ताकि हम चुका सकें, क्योंकि उधार का डॉलर हमने लिया, अगर हमने नहीं कमाया तो हमें और उधार लेके चुकाना पड़ेगा। तो आज अगर मैंने 95 रुपए में डॉलर खरीदा है दुनिया से, हो सकता है कल यही डॉलर चुकाने के लिए हमें 105, 110 में खरीदना पड़े, तो नुकसान डबल हो जाएगा। इसीलिए ये मुद्दा गंभीर है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक आप इसको होलिस्टिकली नहीं समझोगे, तब तक ये कहना कि ये सफलता है या संकट डिपेंड करता है कि अगर भारत सरकार ने आर्थिक स्थिति को संभाल लिया तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, और अगर नहीं संभाला, यही सफलता संकट में बदल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और उम्मीद है आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। इस वीडियो को शेयर भी करिए। फिलहाल अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।